इस वीडियो में हम लोग एक और जैव प्रक्रम श्वसन रेस्पिरेशन के बारे में जानेंगे। ये प्रक्रिया है क्या, किन पदार्थों की, किन चीज़ों की आवश्यकता है, शरीर के किस भाग में होती है, इस प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है, अलग अलग जीवों में ये प्रक्रिया कैसी होती है। तो श्वसन क्या है कि ये एक जैव प्रक्रम है। अब जैव प्रक्रम क्या है, तो ये ऐसी प्रक्रियाएं हैं, प्रक्रम के लिए दूसरा शब्द जो है प्रक्रिया, ये ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो किसी एक सजीव के जीवित रहने के लिए ज़रूरी है। तो एक हम लोगों ने पढ़ा पहले पोषण के बारे में, जिसके दो प्रकार है, स्वयंपोषी और विषमपोषी। और अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे आज कि श्वसन क्या है, इस जैव प्रक्रम का क्या महत्व है। जानना शुरू करते हैं हम लोग। श्वसन की प्रक्रिया कैसे हम लोग परिभाषा लिखेंगे, ये कोशिकाओं में, यानी कि ये प्रक्रिया हो कहाँ रही है, कोशिकाओं में। और क्या हो रहा है, ग्लूकोज का विखंडन हो रहा है। तो स्थान हो गया कोशिकाओं में। अब जैसा कि हम जानते हैं हर एक सजीव कोशिका का बना हुआ है, तो हर एक सजीव की हर एक कोशिका में, प्रत्येक एक एक कोशिका में क्या होता है, ग्लूकोज का विखंडन होता है और ऊर्जा का निर्माण होता है। तो कोशिकाओं में ग्लूकोज के विखंडन द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं श्वसन। प्रत्येक सजीव की प्रत्येक कोशिका में ग्लूकोज का विखंडन होता है। थोड़ा सा अंतर आ जाता है, क्या है, कुछ सजीव जो है ना वो ऑक्सीजन का उपयोग कर ग्लूकोज का पूर्णतः विखंडन करते हैं, और कुछ अन्य जीव हैं जो ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करते और दूसरे पथ का उपयोग करके ग्लूकोज का विखंडन करते हैं। तो जिन्होंने ऑक्सीजन का उपयोग किया उनके श्वसन को हम वायवीय श्वसन कहते हैं। क्यों वायवीय बना है, किस शब्द से, वायु से। तो वायवीय श्वसन हो गया। जो वायु यानी कि ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करते उनके श्वसन को हम कहते हैं अवायवीय श्वसन। तो ये दोनों जो हैं प्रकार भी हो गए श्वसन के। ग्लूकोज का विखंडन, ऊर्जा को प्राप्त करने की प्रक्रिया, जहाँ पे वायु है, ऑक्सीजन है, वायवीय श्वसन। जहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, वायु की आवश्यकता नहीं है, अवायवीय श्वसन। अंतर है ऑक्सी श्वसन, ये हम लोग बोलते हैं वायवीय श्वसन को ही। अनॉक्सी श्वसन, ये हम लोग अवायवीय श्वसन का दूसरा नाम है। ये सारे अंतर हैं, इनको हम बाद में पढ़ेंगे, अभी एक एक करके समझते हैं। वायवीय श्वसन नाम से पता चलता है कि इसको वायु चाहिए, यानी कि वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की उपस्थिति ज़रूरी है। ग्लूकोज का पूर्णतः विखंडन होता है, यानी कि ग्लूकोज पूरी तरह से टूट जाता है। और जब ग्लूकोज टूटता है तो क्या बनता है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर ऊर्जा बनती है जिसकी मात्रा अधिक होती है। ये दो चरण में होता है, पहला चरण, दूसरा चरण। पहला चरण कोशिका द्रव्य में होता है और दूसरा चरण जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अवायवीय श्वसन क्या है, ये विपरीत है वायवीय श्वसन के। ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, ग्लूकोज का आंशिक विखंडन है, यानी पूरी तरह से नहीं टूट रहा है। यहाँ पर अल्कोहल, जिसका नाम है इथेनॉल, और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। ऊर्जा तो बन ही रही है लेकिन मात्रा कम है। इसके पहले और दूसरे दोनों चरण कोशिका द्रव्य में हो रहे हैं, जबकि वायवीय श्वसन में क्या था, पहला चरण कोशिका द्रव्य में और दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये दोनों अंतर भी हो गया, इन दोनों के बारे में हो भी गया। अब जब ग्लूकोज का विखंडन होता है ना, ग्लूकोज का सूत्र क्या है, ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। तो जब इस ग्लूकोज का विखंडन होता है, ये दो स्टेप में होता है, और ये स्टेप कौन कौन से हैं, पहला चरण, ठीक है, और दूसरा चरण। पहला चरण कहाँ हो रहा है, कोशिका द्रव्य में हो रहा है। इस चरण में, स्टेप में क्या होता है कि ग्लूकोज, जिसमें कितने कार्बन है, 6, वो 3 कार्बन अणु वाले पाइरुवेट में टूट जाता है। अभी हमने सूत्र पढ़ा ना ग्लूकोज का, C6H12O6। तो ये 6 कार्बन वाला ग्लूकोज टूट गया 3 अणु वाले में, यानी कि यहाँ पे ये 6 कार्बन है, ये टूट कर बदल गए इधर 3 कार्बन और इधर 3 कार्बन। तो विखंडन हो गया पहला चरण में। अब दूसरे चरण में क्या होता है कि अगर जीव जो है ना वो वायवीय श्वसन वाला है, यानी कि उसको ऑक्सीजन चाहिए, तो क्या होता है कि वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा प्रदान करता है।
और ये प्रक्रिया कहाँ होती है, हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा कि ये जो प्रक्रिया है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, वायवीय श्वसन में। उसके बाद अगर जीव अवायवीय श्वसन वाला है, यानी कि उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, तो ये जो पाइरुवेट बनाना जिसमें 3 कार्बन अणु हैं वो किस में टूट रहा है, वो टूट रहा है अल्कोहल में, कार्बन डाइऑक्साइड में, और साथ में ऊर्जा बन रही है। इस अल्कोहल का नाम है इथेनॉल और इस इथेनॉल का सूत्र है C2H5OH। तो दोनों के उत्पाद अलग अलग हैं। वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, इसका दूसरा स्टेप जल, CO2 और ऊर्जा बन रहा है। अवायवीय श्वसन के दोनों चरण जो है कोशिका द्रव्य में हो रहा है, इसमें इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। भिन्न पथों द्वारा हम लोग देखते हैं, जो अभी हमने पढ़ा ग्लूकोज का विखंडन कैसे हो रहा है। तो ये 6 कार्बन अणु हैं, टूट कर किस में बदला, 3 कार्बन अणु वाले पाइरुवेट में, और साथ में ऊर्जा की कुछ मात्रा भी बनी है। और कहाँ पर ये प्रक्रिया हो रही है, कोशिका द्रव्य में हो रही है। अब जब पाइरुवेट बन गया ना, तो इसके पास 3 ऑप्शन है, यानी कि 3 तरीके से आगे टूट सकता है। पहला क्या है कि अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो, ये किस में होता है, ईस्ट में होता है। अगर ऑक्सीजन अनुपस्थित है तो क्या क्या बनने वाला है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा। ठीक है, इथेनॉल में 2 कार्बन अणु होते हैं, जो अभी हम लोगों ने सूत्र पढ़ा C2H5OH इथेनॉल का। अगर इस पाइरुवेट को पूरी तरह से ऑक्सीजन मिलता है, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति, तो ये प्रक्रिया कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और तब क्या बन रहा, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके पास ना एक ही कार्बन अणु है, साथ में जल H2O और ऊर्जा की मात्रा। एक तीसरी स्थिति है कि हमारी पेशी कोशिकाओं में जब ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, यानी कि जितना ऑक्सीजन चाहिए हमारी कोशिकाओं को पाइरुवेट के विखंडन के लिए, उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। ऐसी स्थिति में पाइरुवेट किस में बदल जाता है, लैक्टिक अम्ल में, और साथ में ऊर्जा प्रदान करता है। लैक्टिक अम्ल में कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन हैं। अब यहाँ पे 3 तरीके से जो ग्लूकोज है वो टूटा है 3 रास्ते से, जिसमें पहला स्टेप जो है सब में कॉमन है, यानी कि ग्लूकोज से पाइरुवेट बनना, और दूसरा जो स्टेप है वो 3 तरह से है। अब हम तीनों में देखें ना, तो इथेनॉल में कितने कार्बन हैं, 2, लैक्टिक अम्ल में कितने हैं, 3, और कार्बन डाइऑक्साइड में बस 1 ही कार्बन है। अब क्योंकि ये 6 कार्बन जो है वो पूरी तरह से अलग हो गया, एक एक करके 6 कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, इसीलिए हम कहते हैं कि जब वायु की उपस्थिति होती है ना, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति, तब ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है। ये दोनों जो हैं वो आंशिक विखंडन के उदाहरण हैं। क्यों आंशिक है, क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन जुड़ा हुआ है। अगर कोई प्रक्रिया हो हमारे पास, तो इस 2 कार्बन को हम और भी तोड़ सकते हैं, एक एक कार्बन में बांट सकते हैं। वैसे ही लैक्टिक अम्ल में 3 कार्बन है, अगर कोई प्रक्रिया हो तो हम लोग इन तीनों कार्बन को तोड़ कर एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरे कार्बन में बांट सकते हैं। तो ये आंशिक विखंडन, और यहाँ पर जब CO2 बन रहा है तो वो पूर्ण विखंडन है। ये हमें उदाहरण याद रखना होगा। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति से ईस्ट में हो रहा है, ऑक्सीजन के अभाव से हमारी पेशी कोशिकाओं में हो रहा है, जहाँ पर क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल। अगर इस लैक्टिक अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाए, इकट्ठा होने लगे ना हमारी कोशिकाओं में, तो फिर क्या होता है, हमारे मसल्स में यानी मांसपेशियों में क्रैम्प होता है, खिंचाव जैसा, दर्द जैसा महसूस होता है। और अगर हम उसकी मसाज करें किसी तेल से या फिर गर्म पानी से उसको थोड़ा सिकाई कर ले, तो वो ठीक हो जाता है। ये जो हमने पढ़ा वो लिखा हुआ है यहाँ पर कि कोशिकीय श्वसन द्वारा मोचित ऊर्जा, यानी कि ये जो ऊर्जा है, यहाँ ऊर्जा, ये वाली ऊर्जा, तो ये जो ऊर्जा बन रही है वो तत्काल ही ATP को बनाने में उपयोग हो जाती है। ATP का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब क्या हुआ ना कि जो ऊर्जा है उसको बदल दिया गया ATP में। अब क्या होगा, जब जब कोशिका को ऊर्जा की ज़रूरत होगी ना, तो वो इस ATP का उपयोग करेगा, और जब ATP का विखंडन होगा तो एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, जो कोशिकाओं के अंदर होने वाली क्रियाओं का परिचालन करती है।
ये भी हमने पढ़ा कि जब ऑक्सीजन का अभाव होता है तो क्या बनता है हमारी पेशी कोशिकाओं में, लैक्टिक अम्ल, जिसमें 3 कार्बन है। और लैक्टिक अम्ल के निर्माण होने से हमारी पेशियों में क्रैम्प या खिंचाव हो सकता है। तो ये हम लोगों ने अभी पढ़ा ग्लूकोज के विखंडन के बारे में, ये पहला चरण। और फिर पाइरुवेट से ये 3 रास्ते जो हैं ये दूसरा चरण है, जो हमें याद भी रखना होगा, जानना होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं कि हमारे शरीर में, मनुष्य में जब श्वसन करना होगा ना, यानी ग्लूकोज का विखंडन करना होगा, तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ऑक्सीजन की उपस्थिति। तो ये ऑक्सीजन जाएगा हमारे शरीर में कैसे? तो इसके लिए एक प्रक्रिया है सांस लेने की प्रक्रिया, ब्रीदिंग। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो वायवीय जीव हैं ना, यानी जिनको ऑक्सीजन चाहिए, वो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। पौधे भी वायवीय हैं। वो कैसे गैसों का आदान प्रदान करते हैं? रंध्र द्वारा। रंध्र क्या होते हैं? ये पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र हैं, और इन्हीं छिद्रों के द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान विसरण की प्रक्रिया द्वारा होता है। दिन में मुख्यतः क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण और ऑक्सीजन का निष्कासन। रात्रि में मुख्यतः क्या होता है? ऑक्सीजन का ग्रहण और कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझना है कि पौधों को दिन में ऑक्सीजन नहीं चाहिए। पौधों को हमेशा ही ऑक्सीजन चाहिए, यानी कि दिन में भी रात में भी। लेकिन दिन में क्या होता है ना कि वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन बना लेते हैं, तो इसीलिए वो बाहर से नहीं लेते, क्योंकि वो खुद ही बना रहे हैं ऑक्सीजन। रात में प्रकाश संश्लेषण होता नहीं है, तो वो रात में क्या करते हैं? बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। यानी कि उनको 24 घंटे ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है पौधों की। अब किसी जलीय जीव को ऑक्सीजन कैसे मिलेगा? जैसे कि मछली। तो मछलियाँ जो हैं या फिर दूसरे जलीय जीव, वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। जल में जो ये घुलता है ना ऑक्सीजन, उसकी मात्रा बहुत कम होती है, और इससे क्या होता है कि इनकी जो श्वसन गति है, सांस लेने की गति जो है ना, वो तेज होती है। सांस लेना मतलब वो कितनी बार वायु को अंदर ले जा रहे हैं, वो बहुत तेज होता है। इनके पास कौन से अंग हैं सांस लेने में सहायता करने के लिए? क्लोम, इंग्लिश में गिल्स। अगर आपने मछलियाँ देखी होंगी तो ये उनके सर के पास जो है ना, सर के दोनों तरफ ये लाल रंग की संरचनाएं पाई जाती हैं, जो लाल रंग के कंघी जैसी ये आधे गोल गोल दिखती हैं। ये तीर क्या बता रहा है कि ये जल में घुला हुआ ऑक्सीजन मुंह से अंदर जा रहा है, और क्लोम जहाँ पर है वो वहाँ से वापस आ रहा है, ठीक है ना, बाहर आ रहा है। और जब ये क्लोम से जल प्रवाहित होता है ना, इसी दौरान क्या हो जाता है कि जल वाला जो ऑक्सीजन है, जो जल में घुला है, वो मछलियों के रक्त में चला जाता है, रुधिर में चला जाता है, और इसी जल में जो रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो जल में मिलकर बाहर आ जाता है। तो जल का ऑक्सीजन चला गया मछलियों के रुधिर में, और मछलियों के रुधिर यानी रक्त का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस में मिल गया? जल में, और वो क्लोम के पास का जो जगह है, वहाँ पे जो खुला हुआ जगह है, वो वहाँ से बाहर आ जाता है। ये प्रक्रिया हम लोग देख रहे हैं, ये देखिए ये गति करता है, ये खुलता है और बंद होता है। मछलियों का मुंह भी खुलता है और बंद होता है। तो पानी अंदर गया, पानी बाहर निकला। जब ये अंदर गया तो ऑक्सीजन लेकर जाता है, जब ये बाहर निकलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर बाहर निकलता है। इस तरह से मछलियाँ जो हैं वो ऑक्सीजन को ग्रहण करती हैं, उनको ऑक्सीजन जल से मिलता है। मनुष्य के बारे में पढ़ते हैं। हमारा श्वसन तंत्र, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये जो चित्र है वो आपको हमारे श्वसन तंत्र के बारे में बता रहा है। ये हमारे छाती वाले जो रीजन है, चेस्ट कैविटी, वहाँ पर मौजूद है। नाक से शुरू हो रहा है, और आप गति भी देख पा रहे होंगे कि ये जो है ना, ये हमारी पसलियाँ ये फैल रही हैं, एक बार फैल रही हैं, सिकुड़ रही हैं। यहाँ नीचे में भी आपको कुछ गति होते हुए दिखाई दे रही है, ये ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है। हमारे जो फेफड़े हैं ये एक तरफ दूसरी तरफ, ये भी एक बार फैल रहे हैं, फिर छोटे हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं। डिटेल में पढ़ते हैं क्या क्या हैं अंग हमारे। वायु अंदर जा रही है, जो सफ़ेद दिखाया जा रहा है ना इसमें, ये वायु अब फेफड़ों के अंदर चली गई है।
जहाँ पर ये कूपिकाएँ हैं, एक बार हम लोग फिर से देखेंगे। ये सफ़ेद जो है ना, ये वायु के प्रवाह को दिखाया जा रहा है, सफ़ेद क्षेत्र। फेफड़ों के अंदर देखिए कितनी सारी शाखाओं में ये सब बटे हुए हैं, और इन्हीं शाखाओं के अंत में हमें जो है ना ये गोल गोल जैसी संरचनाएं देखने को मिलती हैं। वायु दोनों फेफड़ों में गई, शाखाओं में वायु पहुंची, और शाखाओं से ये जो गोल गोल गुब्बारे जैसी संरचनाएं हैं जिनको कूपिका कहते हैं, वहां पहुंच गई वायु। वायु का मार्ग, वायु हमारे शरीर में कैसे अंदर जाती है? नासा द्वार द्वारा। उसके बाद क्या है कि जो नासा द्वार द्वारा वायु जाती है वो हमारे नाक में उपस्थित महीन बालों द्वारा छान ली जाती है, ताकि जो धूल कण है ना वो हट जाए। हमारे नाक के अंदर श्लेष्मा की भी परत होती है जो अन्य अशुद्धियों और धूल को हटाती है। फिर ये वायु नासा द्वार से जब अंदर गया, जहाँ पे उससे अशुद्धियाँ धूल कण को छान लिया गया, वहाँ से वो वायु कंठ द्वारा फुफ्फुस में जाता है, और फुफ्फुस में फिर जो ऑक्सीजन है जिसको हम लोग अंदर ले जा रहे हैं वायु के साथ, वो हमारे रुधिर में भेज दिया जाता है। अब हमारा जो कंठ है ना, अगर इसको हम अपने गले पे हाथ रखें ना सामने की तरफ, तो आपको कंपन महसूस होगा, वाइब्रेशन महसूस होगा। कब? जब हम बोलते हैं तब। तो ये हमारा कंठ है, और इस कंठ में जो है ना उपास्थि के वलय होते हैं। वलय मतलब ये सी के आकार के उपास्थि होते हैं, इस तरह से। तो ये अगर हमारा कंठ है ना, तो इस पूरे कंठ में सी के जैसे उपास्थि के वलय होते हैं। इससे क्या होता है ना कि जो हमारा वायु मार्ग है ना वो पिचकता नहीं है। पिचकता नहीं है मतलब क्या है कि अगर हम लोग ये कभी बलून फुलाते हैं, ठीक है, या इस तरह का हम कुछ भी फुलाएं, तो जब हम हवा भरते हैं तो वो फूल जाता है, और जैसे हम लोग हवा निकालेंगे वो क्या होता है, ये फूला हुआ बलून जो है वो पिचक जाता है। तब हमारे शरीर के अंदर भी क्या हो रहा है कि जो वायु मार्ग है उससे हवा अंदर जा रही है, और हवा निकल भी रही है, हम सांस भी छोड़ रहे हैं। तो अगर हम सांस छोड़ रहे हैं और सारी वायु निकल जाएगी, तो क्या होगा कि हमारा जो श्वसन मार्ग है ना, यानी कि ये जो वायु कंठ है, ये सब चिपक जाएंगे, और अगर ये चिपक गए तो फिर इनसे वायु का अंदर जाना जो है वो कठिन हो जाएगा। इसीलिए ये उपास्थि के वलय होते हैं, ताकि जब इस कंठ से ये वायु निकले तो ये पिचके नहीं, अपना आकार जो है वो बनाए रखें। ये हमारा श्वसन तंत्र है। नासा द्वार से वायु अंदर गई, फिर श्वास नली से होते हुए ये दो भागों में बंट गई है श्वास नली, और इन दोनों भागों को हम लोग कहते हैं श्वसनी। श्वसनी जो वो और छोटे छोटे ब्रांचेस में बंट जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं श्वसनिका, और ये जो है वो श्वसनिका है। श्वसनिका अंतिम छोर पर गुब्बारे जैसी इस तरह की गोल गोल संरचना बनाती है, और इनको कहते हैं हम लोग कूपिका। तो इन कूपिकाओं में ही वास्तविक रूप से गैसों का आदान प्रदान होता है। अब ये कूपिकाएँ, ये श्वसनी और श्वसनिका कहाँ बंद है? ये सब के सब फेफड़े के अंदर है। हमारे पास दो फेफड़े हैं, दो फुफ्फुस है, एक बायां फुफ्फुस, दायां फुफ्फुस है। उसके साथ ही अगर हम चित्र को देखें तो हमारे फेफड़ों को घेर के रखी हुई हैं पसलियाँ। ये हड्डियाँ हैं जो हमारे फेफड़ों को घेर के रखती हैं। इनसे क्या है ना कि हमारे फेफड़े सुरक्षित रहते हैं। नीचे हमारे फेफड़ों के है डायाफ्राम। ये एक मांसपेशियों का बना हुआ प्लेट के जैसा आकृति है जो ऊपर नीचे होता है, जो हम लोगों ने इधर देखा था। ये जो है हमारा डायाफ्राम है जो ऊपर और नीचे हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ और अंग है, कंठ, जिसको अगर हम लोग छुएं तो हम लोग को वाइब्रेशन, कंपन महसूस होगा, और यहीं से हमारा आवाज़ जो है वो निकलता है। और ये नीचे वाला भाग देखें, ये उपास्थि वलय से घिरा हुआ है, ताकि वायु मार्ग जो है वो पिचके नहीं। तो ये हमने वायु का मार्ग पढ़ा। अब अंदर क्या हो रहा है? फुफ्फुस के अंदर, ये हमारे फेफड़े हो गए, फुफ्फुस हो गया। श्वास नली जो है वो दो भागों में बंट गई है, श्वसनी में, ये अंदर जाके श्वसनिका में बंट जाती है, और एकदम अंत में गुब्बारे जैसी कूपिका में ये बदल जाते हैं। कूपिकाएं जो है ना ये गोल गोल दिख रही हैं, और ये जो आपको नीली रेखाएं और लाल रेखाएं दिख रही हैं ना इनके ऊपर, ये सभी क्या है? रक्त वाहिका, यानी कि इन सब में क्या प्रवाहित हो रहा है? रक्त प्रवाहित हो रहा है। तो अब होता क्या है कि कूपिका में जो ऑक्सीजन है वो चला जाता है रक्त वाहिका में,
और जो रक्त वाहिका में कार्बन डाइऑक्साइड है वो चला जाता है कूपिका में और गैसों का आदान प्रदान हो जाता है। सांस लेने का तरीका यानी गैसों के आदान प्रदान का तरीका, यानी कि वायु कैसे अंदर जाती है और कैसे बाहर आती है। तो जब हम सांस ले रहे होते हैं ना, यानी कि जब हमारे फेफड़ों में हवा जाती है, तब क्या होता है कि हमारी जो पसलियाँ हैं वो ऊपर उठती हैं और जो हमारा डायाफ्राम है वो नीचे की तरफ जाता है। और इससे क्या होता है, ये जो जगह है ना हमारे फेफड़ों के अंदर, वो बढ़ जाता है और इससे वायु अंदर चली जाती है। जब हम सांस छोड़ रहे हैं, वायु को बाहर निकाल रहे हैं, तो पसलियाँ वापस अपने जगह पर आ गई हैं, ये तीर की दिशा। डायाफ्राम भी ऊपर की तरफ उठ गया है और ये जो जगह है ना जिसे लाल रंग से दिखाया गया है, ये जगह भी क्या हो गया है, अगर हम देखें तो ये वाला जो जगह है ये हो गया है छोटा। जब जगह कम हो गया तो वायु फेफड़ों से बाहर निकल जाती है। हम अपने गले के पास हाथ रख के भी देख सकते हैं कि हम जब सांस लेते हैं तो हमारी पसलियाँ ऊपर उठती हैं, सांस छोड़ते हैं तो वो नीचे चली जाती हैं। हम अपने पेट पर भी रख कर ये गति जो है वो महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट को दिखाने के लिए चित्र है कि इंक्रीज इन वॉल्यूम, यानी कि ये जो आयतन बढ़ा, इसका मतलब क्या है कि प्रेशर कम हो गया, तो इससे वायु अंदर चली जाती है। जब वॉल्यूम कम हुआ यानी कि आयतन कम हुआ, तो इसका अर्थ है कि प्रेशर ज़्यादा हो गया और तब वायु जो है बाहर चली जाती है। आप पूरे चित्र को ध्यान से देखें कि क्या हो रहा है। यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है इस चित्र में और इधर स्पेस यानी कि जो जगह है वो कम है। ये डायाफ्राम है, डायाफ्राम की आप गति देखें, जब वायु अंदर जा रही है तो वो नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट कर गया है और यहाँ पे जो है वो फिर ऊपर की तरफ आ गया है। तो इससे क्या होता है ना कि फेफड़ों के अंदर का जगह कम और वायु बाहर। ये कॉन्सेप्ट है जिसको लिखा हुआ है कि श्वास अंदर लेने से वक्ष गुहिका बड़ी हो जाती है और वायु फुफ्फुस के अंदर चूस ली जाती है और विस्तृत कूपिकाओं को भर लेती है। रुधिर शीर्ष शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कूपिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है और जब ऐसा होता है तब कूपिकाएं जो है ना वो रुधिर वाहिका का रुधिर कूपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचा देता है। यानी कूपिकाएं अपना ऑक्सीजन रुधिर वाहिका के रुधिर को देती हैं और जो रुधिर है वो अपना कार्बन डाइऑक्साइड कूपिकाओं में वापस कर देता है। जब हम लोग सांस लेते हैं ना, यानी कि वायु अंदर होती है, और जब छोड़ते हैं यानी कि वायु बाहर होती है, तो हमारे फेफड़ों में हमेशा थोड़ी सी वायु जो है ना बची रहती है। इससे क्या होता है कि गैसों के आदान प्रदान यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए हमारे कोशिकाओं को पर्याप्त समय मिल जाता है, रक्त को पर्याप्त समय मिल जाता है। अब हमने पढ़ लिया कि हम ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, लेकिन श्वसन की प्रक्रिया पूरे शरीर में होती है, पूरी कोशिकाओं में, हर एक कोशिका में होती है। तो हर एक कोशिका को क्या चाहिए? ऑक्सीजन। हर एक कोशिका में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनको ले जाने और लाने के लिए भी कुछ उपाय हैं। ऑक्सीजन को ले जाने के लिए क्या है कि श्वसन वर्णक है, वो ऑक्सीजन को ऊतकों तक पहुंचाते हैं और इस श्वसन वर्णक का नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का दो काम हो गया, ऑक्सीजन को ऊतकों तक पहुंचाना और साथ ही रक्त को लाल रंग भी प्रदान करना। ये पाया कहाँ जाता है? ये लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का वहन कैसे होता है? ये जल में घुल जाता है, विलेय है, इसीलिए इसका परिवहन हमारे रुधिर में विलेय अवस्था में होता है। ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट दिखाया जा रहा है कि ऑक्सीजन लंग्स से हमारे लाल रक्त कोशिकाओं में पहुंचा, फिर ये चला गया है, ये इस लाल रक्त कोशिका ने ऑक्सीजन को दे दिया अंगों को और यहाँ से ले लिया CO2 और ये CO2 लेके फेफड़ों में, और फेफड़े जो है CO2 को भेजते हैं बाहर। ठीक, लेकिन उसके बाद क्या होता है? फेफड़ों का ऑक्सीजन लाल रक्त कोशिका में, लाल रक्त कोशिका ये घूमती है और फिर अंगों को ऑक्सीजन देती है। अंग लाल रक्त कोशिका में नहीं, विलेय अवस्था में कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक भेज देते हैं। तो ये हमने पढ़ा कि इस प्रक्रिया के बारे में, श्वसन की प्रक्रिया के बारे में। हम लोगों ने श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ा जो ऑक्सीजन को अंदर और बाहर करने में सहायता करता है। हमने ग्लूकोज के विखंडन के बारे में पढ़ा
जिसमें क्या होता है कि अलग अलग पथ से अलग अलग रास्ते का उपयोग करके ग्लूकोज जो है वो ऊर्जा को मोषित करने में, ऊर्जा का निर्माण करने में उपयोग होता है। तो तोड़ा किसको जा रहा है, विखंडन किसका हो रहा है, ग्लूकोज का। अच्छा, हम कैसे पता लगाएंगे कि हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ कर रहे हैं यानी छोड़ रहे हैं। तो इसके लिए एक बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। हम क्या करेंगे कि एक टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे ताज़ा चूने का पानी और इसमें जो है ना हम लोग फूकेंगे, मुंह से ही फूकेंगे। तो जब हम लोग फूकेंगे तो इस चूने के पानी का रंग अगर दूधिया हो जाए तो हम समझेंगे कि हमारे सांस छोड़ने में जो गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ताज़ा चूने के पानी का कोई रंग नहीं होता, रंगहीन होता है, लेकिन अगर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड चली जाए तो इस पानी का रंग जो है ना वो दूधिया हो जाता है। इससे हम समझते हैं कि हमारी छोड़ी गई वायु में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है।